हेलो एवरीवन, आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 और 40 से आगे के क्वेश्चंस। अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ रिएक्शंस इन विच पेयर द सेकंड रिएक्शन इज मोर रिएक्टिव देन फर्स्ट इन SN1 रिएक्शन। मतलब SN1 रिएक्शन में किस में सेकंड रिएक्शन मोर रिएक्टिव होगी। तो ए ऑप्शन को देखते हैं। ए ऑप्शन में जो पहला लीविंग ग्रुप है वो कौन सा है? क्लोरीन। तो क्लोराइड निकलेगा यहाँ से, लेकिन अगर सेकंड रिएक्शन में देखूँ तो ब्रोमाइड निकलेगा। हालांकि जो कार्बोकटायन बनेगा वो दोनों में ही सेम बनेगा। Me3C लेफ्ट में है और Me3C ही राइट में है, तो कार्बोकटायन तो सेम बनेगा, लेकिन यहाँ पर जो प्रॉब्लम फोकस्ड है वो है लिविंग ग्रुप पे। तो ब्रोमाइड एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, इसका मतलब यस सेकंड में SN1 रिएक्शन जो है वो फास्टर होगी। अगर बी ऑप्शन में देखूँ तो यहाँ पर कार्बोकटायन भी सेम है, Cl और Cl भी सेम है, मतलब कार्बोकटायन भी सेम है, लिविंग ग्रुप भी सेम है। तो अब ये क्वेश्चन किस पे डिपेंडेंट हो गया? अब ये डिपेंडेंट हो गया ये CH3OH पर और पानी पर। अब सर यहाँ पे क्या करें? देखो, हमें SN1 के लिए चाहिए होता है पोलर प्रोटिक सोलवेंट, यानी कि प्रोटिक यानी कि प्रोटॉन। तो अगर मैं पानी में देखूँ तो यहाँ पर दो प्रोटॉन्स जो हैं वो ईजिली निकल सकते हैं। और हालांकि अगर CH3OH में देखूँ तो यहाँ पर एक ही प्रोटॉन है, ये सिंगल H। तो कौन सा बेहतर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है? तो बेसिकली पानी ही बेटर प्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो यहाँ पर भी जो सेकंड रिएक्शन है वो फास्टर होगी या मोर रिएक्टिव होगी SN1 रिएक्शन में। अगर सी ऑप्शन में देखूँ तो सी ऑप्शन में लिविंग ग्रुप भी सेम है, कार्बोकटायन भी सेम है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट पानी भी सेम है। तो फिर क्वेश्चन किस पे डिपेंडेंट हो गया? देखो, SN1 में जो रेट होता है, रेट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ RX, मतलब जो भी अल्काइल हैलाइड है उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो सिंपली यहाँ पर राइट में जो है या सेकंड रिएक्शन में 2 मोलर कंसंट्रेशन है RX की और लेफ्ट में 1 मोलर है। तो किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है? दिख रहा है सेकंड वाले में। तो इसमें सारी ही रिएक्शंस में सेकंड रिएक्शन इज मोर रिएक्टिव देन फर्स्ट इन SN1 रिएक्शन। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ दीज। चलो अब क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। विच इज अ ट्रू स्टेटमेंट कंसर्निंग द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ SN2 रिएक्शन। अब देखो, SN1 में बनता है कार्बोकटायन इंटरमीडिएट, लेकिन SN2 में इंटरमीडिएट नहीं बनता, क्या बनती है? ट्रांजिशन स्टेट। अगर मैं इसका रिएक्शन प्रोग्रेस डायग्राम दिखाऊं तो कुछ ऐसे दिखेगा। तो यहाँ पे मान लो तुम्हारे पास रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जब जाता है तो कुछ ऐसी ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ये क्या है यहाँ पर? ट्रांजिशन स्टेट। तो रिएक्टेंट में क्या होता है? एक तो RX होता है, इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। जब RX पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो प्रोडक्ट में क्या बन जाता है? R के साथ न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता है प्लस यहाँ से X नेगेटिव बाहर। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल पे भी नेगेटिव चार्ज दिखा सकते हो। तो बेसिकली ट्रांजिशन स्टेट पे क्या होता है? तो यहाँ पर R पर लीविंग ग्रुप निकल रहा होता है, यानी कि नेगेटिव चार्ज इस पर, और न्यूक्लियोफाइल जो है वो इन्वर्जन से लग रहा होता है, मतलब अपोजिट साइड से लगता है, तो न्यूक्लियोफाइल भी आ रहा होता है। तो यहाँ पर दोनों न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों इन्वॉल्व होते हैं। तो ए ऑप्शन में बोल रहा है क्लोजली रिजेंबल्स अ कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट, तो भाई इंटरमीडिएट तो बना ही नहीं। तो बी ऑप्शन में बोल रहा है इलेक्ट्रोफाइल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिएक्शन, ऐसा नहीं है, न्यूक्लियोफाइल भी रिस्पॉन्सिबल रहता है। लोअर इज एनर्जी देन स्टार्टिंग मटीरियल्स। तो ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी हमेशा याद रखना, स्टार्टिंग मटेरियल से ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी ज़्यादा ही होगी। अगर आपको ये पढ़ना है तो आप केमिकल काइनेटिक्स में जा सकते हो, वहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी है, उसको डिटेल में स्टडी कर सकते हो। वैसे मैंने डायग्राम बना दिया है। यहाँ पर एनर्जी लेते हैं और यहाँ पर रिएक्शन प्रोग्रेस। डी ऑप्शन में क्या बोलता है? डी ऑप्शन में बोलता है इन्वॉल्व्स बोथ न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। ये बात बिल्कुल ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट में न्यूक्लियोफाइल भी है और इलेक्ट्रोफाइल जिसको इलेक्ट्रॉन पसंद है, यानी कि R पॉजिटिव, दोनों इंक्लूडेड हैं। तो इसका भी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगर अब हम देखें 42nd क्वेश्चन, इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल इन टिपिकल SN2 रिएक्शन बाय अ फैक्टर ऑफ 10, मतलब न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हो आप बाय अ फैक्टर ऑफ 10, विल कॉज द रिएक्शन रेट टू, मतलब रिएक्शन रेट पे क्या फर्क पड़ेगा देखते हैं। अगर मैं SN2 के रेट की बात करूं, अगर SN2 के बारे में बात कर रहा हूं रेट की, तो रेट कैसे लिखते हैं? K कंसंट्रेशन ऑफ, अब क्योंकि बायोमोलिकुलर है तो अल्काइल हैलाइड पे भी डिपेंड करता है और न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया न्यूक्लियोफाइल। अब आप क्या कर रहे हो? कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल को इंक्रीज कर रहे हो बाय अ फैक्टर ऑफ 10, मतलब ये जो है 10 टाइम्स हो गया। अगर ये 10 टाइम्स हो जाएगा तो रेट भी क्या हो जाएगा? 10x, यानी कि ये भी बढ़ के कितना हो जाएगा? 10 गुना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये भी रेट भी इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 10 हो जाएगा सिंपली। अगर तुम्हें बोलता कि
RX को भी मैं 10 टाइम्स कर रहा हूँ और न्यूक्लियोफाइल को भी 10 टाइम्स कर रहा हूँ, तो 10 इंटू 10 कितना हो जाता है 100, लेकिन उसने सिर्फ न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को 10 टाइम्स किया है, तो रेट भी कितना हो जाएगा 10 टाइम्स। चलो ये भी सर सिंपल था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इन अ टिपिकल SN2 रिएक्शन बाय अ फैक्टर ऑफ 3। अब यार ये क्वेश्चन तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा, बिल्कुल पिछले जैसा ही है। फिर से लिख देता हूँ, SN2 के बारे में रेट कैसे लिखते हैं, K कंसंट्रेशन ऑफ RX एंड न्यूक्लियोफाइल बोथ, मतलब दोनों पे डिपेंड करता है। और यहाँ पर ये क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि इसकी बात कर रहा है। ये रेट मैंने किसके लिए लिखा है, SN2 के लिए। तो RX की कंसंट्रेशन को क्या कर रहा है, विल डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 3। अगर ये डिवाइड बाय 3 कर दिया आपने, इसका मतलब रेट भी कितना हो जाएगा डिवाइड बाय 3, तो यानी कि रेट भी डिक्रीज हो जाएगा बाय अ फैक्टर ऑफ 3। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, पहला है इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 3, नहीं। बी ऑप्शन है इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 3 स्क्वायर, ये भी गलत है। तो डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 3, ऑप्शन नंबर सी जो है मेरा ये करेक्ट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 40, 41, 42 एंड 43 ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे, इसमें कुछ हार्ड एंड टफ कुछ भी नहीं था। अगर आपको कुछ भी चीज़ देखनी है तो मुझे ऐसा लगता है अगर आप इस वीडियो को दोबारा भी देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि मैं और मोटिवेटेड रहूँ ऐसे वीडियोस डालने के लिए आपके एग्ज़ाम्स तक। एंड होपफुली आपके एग्ज़ाम्स काफ़ी अच्छे जाएंगे, जेई और नीट के। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।